नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेशन पथ पर, जहां हम आपके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 12th के हिस्ट्री के सारे सिलेबस। यहां हम एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज सिलेबस लेकर के आए हैं आपके लिए। इसमें आज हम इतिहास के भाग 3 के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम अपने समय को बर्बाद ना करते हुए अपने भाग 3 के सिलेबस पर चर्चा करते हैं। यह हमारा तीसरा वीडियो है। अगर आपको अन्य बाकी 2 वीडियोस के बारे में जानकारी लेना है, जिसमें हमने भाग 2 और भाग 1 के बारे में जानकारियां दी हैं, जिसमें हमने अध्ययन सिलेबस को पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो आप हमारे उस वीडियो को वहां पर जाकर देख सकते हैं। यहां पर हम लोग अपने भाग 3 इतिहास के भाग 3, यानी आप यहां पर ध्यान रखिएगा, ये बुक 3 है, इतिहास का बुक 3 है, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला विषय हमारा होगा उपनिवेशवाद और देहात। हम यहाँ सरकारी अभिलेखों का अध्ययन करेंगे और इससे जुड़े और भी बहुत सारे जानकारियों को प्राप्त करेंगे। और आगे आने वाले वीडियोस में हम यहाँ पर दिए गए जितने भी टॉपिक्स हैं, सभी पर वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, जिससे आप अपने तैयारी में, जो कि 25-26 के लिए है, अपने तैयारी को आप बेहतर धार दे सकते हैं। चलते हैं हम अपने पाठ पर, जिसमें हम यहां ध्यान देंगे परिचय पर। हम लोग सबसे पहले उपनिवेशवाद और देहात के परिचय पर ध्यान देंगे, फिर उपनिवेशवाद के अर्थ को समझेंगे, उपनिवेशों की स्थापना के कारण को समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां अर्थ और कारण, इस पर आप फोकस कीजिएगा कि सबसे जरूरी बात है कि आप उपनिवेशवाद को समझें, आखिर इसका अर्थ क्या है। ठीक है, और फिर इसके कारणों को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे आप समझ करके अंग्रेजों के नीतियों को समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर भारतीय ग्रामीण समाज उपनिवेशवाद का प्रभाव, यानी भारतीय ग्रामीण समाज पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव हुआ, हम इसके बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। यहां हम जमींदार द्वारा विरोध, जमींदारों ने किस प्रकार अंग्रेजों का विरोध किया, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। यहां हम जमींदार 5वीं रिपोर्ट राजस्व बंदोबस्त की नीतियां, जो कि एक अंग्रेज की नीति थी, राजस्व बंदोबस्त की नीतियां। यहां हम रैयतवारी व्यवस्था को देखेंगे। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि रैयतवारी व्यवस्था क्या है। ठीक है, यहां हम महलवारी व्यवस्था, औपनिवेशिक भारत और राजमहल की पहाड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम देखेंगे कि इन राजमहल की पहाड़ियों में किस प्रकार जो जनजाति रहते थे उनको विस्थापित किया गया और जिससे उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। चलिए, यहां हम इससे जुड़ी ही जनजातियों, संथालों का आगमन, संथालों की बसावट, संथाल विद्रोह कि किस प्रकार संथाल एक जनजाति है और आगे चल करके संथालों ने विद्रोह को शुरू कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, जिसे हम लोग अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि किस प्रकार संथालों ने अंग्रेजों का विरोध किया था और उसके क्या क्या कारण थे। विद्रोह का दमन, किस प्रकार अंग्रेजों ने इन संथालों के विद्रोह को दबाया। आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, वहां की एक न्यूज एजेंसी थी। आखिर उस न्यूज एजेंसी में भारत के बारे में क्या क्या लिखा जाता था। फ्रांसिस बुकानन, देहात में विद्रोह, बंबई तथा दक्कन और भारत कृषि वाणिज्यीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे कि भारत में किस प्रकार कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। ठीक है, और हम देखेंगे दक्कन आयोग,
दक्कन आयोग 1875। भारत में धन निर्गमन का सिद्धांत, धन निर्गमन का सिद्धांत, हम देखेंगे कि किस प्रकार भारत से धन का निर्गमन हुआ। ठीक है, आखिर उसकी क्या सिद्धांत थी। हम आते हैं अपने अगले चैप्टर जो कि है विद्रोही और राज। यहां पर हम बेसिक तौर पर देखेंगे 1857 की क्रांति के बारे में, जहां पर हम आंदोलन और उसके व्याख्यान को समझेंगे। हम समझेंगे कि आखिर 1857 की क्रांति क्यों की गई, इसके क्या मायने हैं, इसके क्या कारण है, इसका क्या प्रभाव रहा और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसकी क्या योगदान रहा। ठीक है, 1857 की क्रांति का एक अहम योगदान था हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। ध्यान देते हैं कि 1857 की क्रांति का कारण को हम समझेंगे और हम ये भी समझेंगे कि क्या ये एक भविष्यवाणी थी, क्या ये एक भविष्यवाणी थी कि 1857 की क्रांति 1857 में ही होगी। इससे ठीक 100 साल बाद किन्हीं महापुरुषों ने एक भविष्यवाणी की थी कि आज से 100 साल बाद 1857 में एक भयंकर क्रांति होगी भारत में। इस पर भी हम आगे आने वाले वीडियोस पर चर्चा करेंगे। ये एक रोचक तथ्य है जो आपको जानकारी देने में हमें खुशी होगी। भारत एवं अफवाह 31 मई 1857 का महत्व, बेसिक 1857 की क्रांति का हम लोग महत्व को समझेंगे, इसके प्रयास को समझेंगे, इसके सिद्धांत और मंगल पांडे को फांसी क्यों दी गई। आखिर क्या कारण थे, ऐसी क्या कारण थी जिसके कारण मंगल पांडे जी को फांसी की सजा दी गई थी। मेरठ में समय से पूर्व 1857 की क्रांति का आरंभ हो गया था। मेरठ में समय से पूर्व 1857 की क्रांति का आरंभ हो गया था। इसके अलग अलग मायने हैं जिन्हें हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। आगे आते हैं दिल्ली, कानपुर, अवध, झांसी, इन सारे स्थानों पर क्रांति का क्या प्रभाव रहा। ठीक है, हम यहां देखेंगे सागर, शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी, बिहार में 1857 की क्रांति का प्रभाव, क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि भारत हजारों सालों से, कई सौ सालों से हिंदू मुस्लिम एवं विभिन्न संप्रदायों के साथ मिलजुल कर एकता के भाव से रहते आए हैं। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी इन सारे जितने भी हम लोग भाई लोग हैं जो अलग संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, उनका भी एक अहम योगदान रहा है। इसी क्रम में हम यहाँ देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे घोषणाओं में हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता पर आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ हम माप, यहाँ पर एक गलत शब्द को लिख दिया गया है, यहाँ पर होगा मानवाधिकार, आप इसे करेक्ट कर सकते हैं, मानवाधिकार। मानवाधिकार के हनन संबंधी पहलुओं को हम लोग समझेंगे कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि उस समय मानवों के अधिकारों का हनन हुआ। विद्रोह का प्रतिशोध एवं सबक, विद्रोह का प्रतिशोध और सबक, 1857 के क्रांति का स्वरूप, इसकी असफलता के कारण को हम लोग देखेंगे। बेसिक अगर मैं बात करूं तो जब हम 1857 के क्रांति के बारे में बात कर रहे होंगे तो इसके आरंभिक और इसके अंत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आगे ध्यान देते हैं 1857 के क्रांति का क्या प्रभाव हुआ पूरे देश में। 1857 के क्रांति का क्या प्रभाव हुआ, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाले समय में आपके सामने लाया जाएगा। 1857 की क्रांति में महिलाओं की क्या भूमिका थी,
आप इतिहास में किसी भी पक्ष को पढ़ें, किसी भी काल को पढ़ें, किसी भी संप्रदाय को पढ़ें, आप महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा करना ना भूलें। इससे आप अपने नोट्स में एक अलग पेज बनाकर महिलाओं की स्थितियों का वर्णन करने का प्रयास करें, जो आपके लिखने की शैली को विकसित करेगा। ध्यान देते हैं हम यहाँ पर 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए और इसके क्या महत्व थे। तो आप जब अपने नोट्स में शामिल करें तो 1857 की क्रांति को शामिल कर सकते हैं। इसमें आप इसके कारण को और इसके महत्व को समझ सकते हैं। आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर और हम अपने तीसरे चैप्टर पर आते हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन और सविनय अवज्ञा और उससे आगे की घटनाएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन और उससे आगे की घटनाएं, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रारंभिक जीवन, गांधी जी के विचार, गांधी जी की विचारधारा और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी, वहां पर गांधी जी का जीवन शैली किस प्रकार से था और गांधी जी की व्यक्तित्व दक्षिण अफ्रीका में कैसे प्रभावशाली रहा। नई विचारधाराओं से प्रेरित गांधी जी का भारत आना। नए, अब देखिए, अब ध्यान यहां पर दीजिए। तो चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हम लोग अपने चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे। एक मिनट, मैंने मार कर लिया ही नहीं, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। हम अपने तीसरे चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, तीसरे चैप्टर के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। यहां पर हम महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन और सविनय अवज्ञा के बारे में बातें करेंगे। यहां पर हम देखेंगे कि महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन कैसा था, उनके विचार कैसे थे और दक्षिण अफ्रीका में उनकी जीवन शैली कैसी थी। यानी दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर हम देखेंगे कि उनकी नई विचारधारा से प्रेरित गांधी जी, वहां की नई विचारधारा से प्रेरित होकर वहां की नई विचारधारा से प्रेरित गांधी जी भारत आना, गांधी जी का भारत आना। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहां चंपारण, अहमदाबाद का खेड़ा, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, रतौना। यहां ध्यान दीजिएगा, ये रतौना वो वाला रतौना नहीं है जो आप समझते हैं, ठीक है। यहां पर रतौना एक आंदोलन है, ठीक है। इस पर आप एक अलग से नोट्स भी करिए, बना सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ब्रिटिश सरकार की प्रथम शिकस्त, शिकस्त यहाँ हार, शिकस्त का जो तात्पर्य होता है, जो मतलब होता है, वो होता है हार। हम यहां देखेंगे असहयोग आंदोलन कार्यक्रम स्थगन, महत्व एवं प्रभाव। यानी हम असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को समझेंगे, इसके स्थगन को समझेंगे कि किन कारणों से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, इसके महत्व को समझेंगे, इसके प्रभाव को समझेंगे। हम देखेंगे कि गांधी जी, यहां पर थोड़ा गलत वर्ड लिखा गया है, आप यहां पर सही कर लीजिएगा, गांधी जी, ठीक है। गांधी जी की 1912 से 1930 तक की राजनीतिक गतिविधियां हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार भारत में गांधी जी के आने के बाद राजनीतिक गतिविधियां बढ़ चली थी। यहां पर हम ध्यान देंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी जी समकालीन विचारकों की दृष्टि में, समकालीन विचारकों की दृष्टि में कहने का जो मेरा मतलब है वो ये है कि गांधी जी के समय में बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए, पढ़े लिखे व्यक्ति हुए, उनकी विचारधारा के अनुसार गांधी जी का व्यक्तित्व कैसा था। चलिए थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। गांधी जी का एक महात्मा के रूप में विकास, गांधी जी का महात्मा के रूप में विकास, आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां थी और सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, ठीक है।
इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें दीजिएगा। चलिए, गांधी जी पर इतिहास लेखन के स्रोत, आखिर ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिसके आधार पर गांधी जी के जीवन के बारे में, उनके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के बारे में इतिहास का लेखांकन किया गया है। ठीक है, यहां पर हम प्रत्येक टॉपिक के बारे में आपके लिए वीडियोस लाने वाले हैं ताकि 2025-26 में हमारे छात्र को किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, यहां पर हम आपके लिए प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस, नोट्स और प्रत्येक टॉपिक के बाद हम लोग एमसीक्यू आपके लिए लेकर आएंगे, जिससे आप अपने पढ़ाई को और ज्यादा धार दे सकें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भाषण हम देखेंगे कि आखिर गांधी जी के भाषणों में हम लोग चरखा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चरखा का क्या महत्व था, आखिर किन कारणों से गांधी जी अपने साथ चरखा का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, और हम गांधी जी की यात्रा के बारे में, गांधी जी की यात्रा वृत्तांतों को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और हम अपने नेक्स्ट चैप्टर 4 पर आते हैं। ठीक है, चलिए हमने भारत को आजाद करा दिया है और अब हमारा मकसद अपने संविधान के निर्माण का है। अब हमारा जो मकसद है वो किसका है, संविधान के निर्माण का है। इस बात को हम लोग समझेंगे कि ऐसी क्या बातें थी और क्या परिस्थितियां थी उस समय की जिस कारण से संविधान का निर्माण किया गया था, इवन संविधान के निर्माण के बाद की परिस्थितियां और संविधान के निर्माण के पूर्व की परिस्थितियों पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम देखते हैं यहां पर प्रत्यक्ष कार्रवाई, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन का आगमन, भारत में लॉर्ड माउंटबेटन का आगमन हुआ था, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। भारत का विभाजन किस कारण से हुआ, किस तरीके से हुआ और भारत के विभाजन में किन किन लोगों ने अहम भूमिका निभाई। ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा, ये संविधान निर्मात्री सभा क्या है, यहां पर संविधान निर्मात्री सभा मतलब वैसी सभा जो संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, आप हमें बताइएगा कि आखिर संविधान निर्माण में किन किन लोगों ने अहम योगदान दिया और ये संविधान निर्मात्री सभा है क्या और इसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। चलिए, वैसे मैं भी आपके लिए इस पर वीडियोस लेकर आने वाला हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोग कमेंट में इसका आंसर दे दें। संविधान सभा का कार्यक्रम, ठीक है, हम लोग देखेंगे यहां पर कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम। ठीक है, हम देखेंगे कि यहां पर संविधान सभा का किस प्रकार से कार्यक्रम रहा होगा, संविधान सभा के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे, प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी और इन संविधान सभा के समक्ष किन किन बहसों को किया गया होगा। आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी प्रकार के नियमों को लागू करना चाहते हैं तो प्रत्येक नियम पर एक चर्चा होती है, एक वाद और विवाद होती है, जिससे हम अपने देश के लिए एक बेहतर कानून का निर्माण कर सकें। ठीक है, यहां हम फिर से देखते हैं कि हम केंद्र और राज्य में किस प्रकार से संबंध को स्थापित कर सकते हैं। राष्ट्रभाषा का प्रश्न कहां से उठा। ठीक है, हम सभी को पता है कि भारत में एक भाषा नहीं है, भारत अनेक भाषाओं का देश है, तो बहुत सारे भाषाओं में आपस में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो इस समस्या से हम लोग कैसे जूझे थे और इस समस्या से हम लोग कैसे निकले थे। चलिए हम लोग देखेंगे सार्वभौमिक वयस्क, सार्वभौमिक वयस्क यहां पर देखेंगे मताधिकार और धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो भारत में एकता को बनाता है। भारतीय संविधान की विशेषताएं को हम लोग समझेंगे कि आखिर भारतीय संविधान की क्या विशेषता है। ठीक है, ये हमारा भारत का संविधान किस प्रकार अन्य देशों के संविधान से
विशेष है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं अपने इस पूरे वीडियो फॉर्मेशन में, जिसमें हमने आपके लिए चर्चा किया एनसीईआरटी के भाग 1, भाग 2, भाग 3, जहां पर हम इतिहास के सारे सिलेबस के बारे में, आपके सिलेबस का विवरण हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब इसके बाद हम लोग एक एक कर करके भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के प्रत्येक चैप्टर का वीडियोस आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। तो कृपया बने रहे हमारे पथ एजुकेशन पथ के साथ। चलिए, धन्यवाद।